गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में अपन क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। उसका पार्ट जो है आज अपन 6 पार्ट के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का काम किया था और वो अपने को रिजल्ट मिला था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x पर जो मिला अपने को वो मिली 2kp/r³। ठीक है, यहाँ p क्या है? यहाँ p है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन लिखते हैं q × 2a। विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको अपन 2a से लिखते हैं। तो ये p बराबर 2 × 2a होता है। ये कांस्टेंट है। r क्या है? r ये p पॉइंट की उस विद्युत द्विध्रुव से दूरी है। ठीक है, तो ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। आज अपना जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वर्टिकल लाइन पर एक पी पॉइंट लेंगे और उस पी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाना है। देखिए, ये अपना प्लस q आवेश और ये माइनस q आवेश। जब इन दोनों को अपन 2a दूरी पर लेते हैं तो ये अपना बनता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपन निरक्ष पर बात कर रहे हैं। अक्ष पर देखिए, इसी के अकॉर्डिंग यानी क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल लाइन पर अपन ने पी पॉइंट लिया था और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज अपन लेंगे वर्टिकल लाइन पर, यानी कि इसके लंबवत, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक पी पॉइंट लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखिए ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट की जो अपना मूल बिंदु होता है यानी कि मिडिल पॉइंट, उससे दूरी है r। ये विद्युत द्विध्रुव है, उसकी टोटल दूरी कितनी होती है? 2a। और जो O बिंदु होता है उसकी सिरों से दूरी होती है a, क्योंकि ये बीच में होता है, मध्य बिंदु होता है द्विध्रुव का। और इस मध्य बिंदु से अपन दूरी लेते हैं पी पॉइंट की, और वो मैंने ली है r। ठीक है, यहाँ ये पी पॉइंट है। देखिए, अब इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र किधर निकालना है? देखिए, अपने को वर्टिकल लाइन निरक्ष पर निकालना है, यानी कि इस दिशा में E क्या होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण भी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस q आवेश के कारण भी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। जो प्लस q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ठीक है, ये जो सीधी लाइन आ रही है, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो इस तरीके से अपने को मिलता है। इस दिशा में जो ये प्लस q आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ अपन चाहें तो a बिंदु ले सकते हैं और यहाँ b बिंदु ले सकते हैं, यानी कि a बिंदु पर प्लस q आवेश स्थित है और b बिंदु पर माइनस q आवेश स्थित है। तो a बिंदु पर जो प्लस q आवेश है उसके कारण p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा EA, और उसकी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऐसे ही जो माइनस q आवेश है जो b बिंदु पर स्थित है, इसके कारण p बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस दिशा में। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखने की बात है कि इसको मैंने आगे बढ़ाकर उधर विद्युत क्षेत्र नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र किधर होता है, उसकी दिशा होती है पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये तो प्लस से माइनस, इसलिए सीधी दिशा में हो जाएगा। अगर मैं इधर इसको ऊपर बनाता हूँ, इस तरीके से ऐसे बनाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस से प्लस की ओर दिशा में हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र या नीचे की तरफ होता है। ये अपना मिलेगा EB। ठीक है, तो ये अपने को डायग्राम बनाना है जब अपन निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि लैंग्वेज नोट कर सकते हैं। A बिंदु व B बिंदु पर प्लस q व माइनस q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2a है। हमने विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक C पॉइंट लिया है, जहां अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A बिंदु के कारण इस दिशा में होगी, AP की दिशा में, और जो B बिंदु पर स्थित है माइनस q आवेश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो PB की दिशा में होगी EB। इस तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब अपन निकालते हैं। देखिए, E
फील्ड ई का मान, तो पहले मैं एक बिंदु वाले आवेश के कारण लेता हूं, तो देखिए लिखता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको किसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है। वो अपना हो जाएगा ई ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब आर में ओ की पी से दूरी, और अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश यानी कि ए से पी की दूरी चाहिए, वो अपने पास है नहीं अभी, तो अपन इसको लिखेंगे ए पी का स्क्वायर। होता है क्या वास्तव में फॉर्मूला, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि आवेश और अपन जो पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट की सीधी दूरी होती है, उसको आर लेते हैं, और यहाँ अपने पास है नहीं वो दूरी, तो उसको मैं नोटेशन के रूप में एपी लिख रहा हूँ। ये एपी क्या होगा, इसको भी मैं यहाँ साथ का साथ निकाल देता हूँ। देखिए इस डायग्राम को देखते हैं तो ये ए ओ पी, ठीक है, ये क्योंकि वर्टिकल लाइन ली है अपन ने, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में ये अपना आधार है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, और ये कर्ण अपन आसानी से निकाल सकते हैं बोधायन प्रमेय से, ठीक है। तो मैं एपी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए बोधायन प्रमेय से, किसमें लगा रहा हूं बोधायन प्रमेय, ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है, ए ओ पी में बोधायन प्रमेय लगाता हूं, यानी कि एपी का वर्ग बराबर होगा अपना ए ओ का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ठीक है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये ए वो अपन जानते हैं क्या दूरी है, ए, यानी कि ये ए स्क्वायर बन गया, प्लस ओपी जानते हैं अपन, ओ से पी की दूरी ली अपन ने आर, यानी कि ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अपने एपी की वैल्यू आ गई, एपी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मान अपन यहाँ रख लेंगे। तो देखिए ये क्या बन गया अपना, ये बराबर ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एपी का स्क्वायर है, और अपने को यहाँ एपी का स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो भी वैल्यू आई है सीधी यहाँ रख देंगे अपन। ये समीकरण नंबर अपना 1 मिल गया, ई ए बराबर ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि पी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड, समीकरण नंबर 1 बता रहा। ऐसे ही अपन जो बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है उसके कारण निकालते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, उसको अपन लिखेंगे ई बी, यानी कि बी बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, ई बी बराबर वो भी बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब आर क्या है, आर है अपना बीपी, ये लिख दिया मैंने बीपी। देखिए यहाँ मैंने एपी की वैल्यू निकाली थी बोधायन प्रमेय से, सेम यहाँ इस त्रिभुज को लेना है बीओपी, और उसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये अपना कर्ण हो जाएगा। तो बोधायन प्रमेय से अपन सीधा बीपी का मान लिखेंगे, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ कर चुका हूँ सारी चीजें। तो बीपी का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा भाई, बीपी का स्क्वायर बनेगा बीओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। बीओ क्या है, ये बीओ, ये दूरी अपन ने ले रखी है ए, ये बन गया अपना ए स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, यानी कि वो दूरी क्या है आर, ये आर स्क्वायर बन गया, ये बीपी का स्क्वायर अपने पास मिल गया। ये वैल्यू मैं यहाँ काम में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी बीपी का स्क्वायर होगा, और बीपी का स्क्वायर अपने को यहाँ मिल गया। देखिए वैल्यू रख लेता हूँ, ये बना अपना के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया अपना ईबी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2।
फर्स्ट क्या था, ये रहा फर्स्ट। ये फर्स्ट अपने को ए पॉइंट पर जो प्लस क्यू आवेश है वो उसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बता रहा है, और दूसरा समीकरण अपना बता रहा है जो बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है उसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वो ईबी से लिखा अपन ने, और अपन चाह रहे हैं इस पी बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए अब समीकरण 1 और 2 को अपन एक बार देखते हैं। तो राइट में KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ भी KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या आ रही है, समान आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशाएं अगर अपन देखते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, इसलिए यहाँ अपन दिशा की भी बात करेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ए की ओर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ईबी की ओर है, यानी कि परिमाण तो दोनों का समान है लेकिन दिशाएं समान नहीं है। तो दिशाएं समान नहीं है, तो जहां दिशाएं समान नहीं होती हैं वहां फिर उसको अपन घटकों में विभाजित करते हैं। तो जो पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए EA और EB दोनों को अपने को बांटना पड़ेगा घटकों में, ठीक है। इसको 2D में अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, वो करते हैं। देखिए आप चाहे तो स्टोरी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे आप कि समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश के कारण परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में अलग अलग है। इसलिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए EA व EB को घटकों में विभाजित करने पर, देखिए यहाँ सीधा लिखता हूं मैं कि EA व EB को, ये अपना साइड वाला था, इस वैल्यू को आपको साइड में नोट करना है। ये B का स्क्वायर अपन ने सीधा यहाँ काम में लिया, डेरिवेशन अपना ये चल रहा है। EA व EB को घटकों में विभाजित करने पर, देखिए डायग्राम में घटकों में विभाजित करता हूं मैं। ये EA है, इसका जो क्षैतिज घटक होगा ये इस दिशा में होगा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा इस दिशा में जो बना हुआ है। क्षैतिज घटक के साथ थीटा आता है, और जहां थीटा होता है वहां कौन होता है, कोस थीटा, यानी कि ये बनेगा अपना EA कोस थीटा। ये तो इस EA का क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक की बात करूं तो इधर लिखता हूं, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, जो इसके अनुदिश होगा वो होगा EA sin थीटा, क्योंकि लंब बटेवा कर्ण और आधार बटेवा कर्ण, जहां आधार है वहां कोस थीटा होगा, लंब है वहां sin थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही EB को भी अपन घटकों में विभाजित करेंगे। तो ये EB है, इसका क्षैतिज घटक मतलब ये वाला होगा, क्षैतिज घटक मतलब इसी दिशा में होगा, तो इसको अपन लिखेंगे EB cos थीटा, यानी कि EB का क्षैतिज घटक वो होगा EB cos थीटा, और लंबवत घटक क्या होगा, देखिए इसका लंबवत घटक होगा इस दिशा में, ये इसका लंबवत घटक, और इसका मान क्या होगा, इसका मान देखो यहाँ लिखता हूं मैं, इसका मान होगा EB sin थीटा, क्योंकि लंबवत घटक के साथ आता है sin थीटा और क्षैतिज घटक के साथ आता है cos थीटा। तो यहाँ मैंने EA के भी घटकों में विभाजित कर दिया और EB को भी घटकों में विभाजित कर दिया, यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो EA व EB को घटकों में विभाजित करने पर क्या मिला अपने को, घटकों में विभाजित करने पर डायग्राम से अपने को नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर की साइड है वो EA sin थीटा है और नीचे की साइड है EB sin थीटा। इसका मतलब जो P पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो तो क्या हो रहा है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशाओं में है, और उनके परिमाण तो मैंने पहले ही कह दिया कि EA और EB दोनों क्या है, समान है। समीकरण 1 और 2 यही कह रहा है, EA और EB क्या है, समान है। इसका मतलब यहाँ भी आप इसके नीचे ये लिख सकते हैं कि घटकों में विभाजित करने पर क्या मिल रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो रहे हैं, विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से एक बार वापस निकालता हूं। एक तो है अपना ऊपर की दिशा में EA sin थीटा और एक नीचे की दिशा में EB sin थीटा। ये इस EA और EB के ऊर्ध्वाधर घटक हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और परिमाण में समान है,
इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के अपोजिट है और परिमाण में समान है, इसलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब जब ऊर्ध्वाधर घटक तो हो गया निरस्त, अब देखते हैं क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को देखते हैं तो EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इनकी दिशाएं एक ही है। इसका मतलब क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर इस P पॉइंट पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसको बताएंगे। तो अब अपन आगे लिखते हैं क्षैतिज घटक के बारे में। थोड़ा मैं इधर से रब कर देता हूं। देखिए P पॉइंट पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको बता रहा है ये क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो हो गया निरस्त। अब अपन बात करते हैं क्षैतिज घटक की। निरस्त कर देते हैं तथा आगे लिखना है उसी के, तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों के क्षैतिज, दोनों कौन से क्षैतिज घटक के, तो ऐसा भी लिख सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। योग के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात इसको अपन मैथमेटिकली लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दोनों समीकरण आपके पास नोट है, उनको आपको नोट रखना है, उनकी वैल्यू अपने को चाहिए होगी अभी। तो अभी अपन ने लिखा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, EA cos थीटा और EB cos थीटा, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र घटकों के योग के बराबर होगा। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि अपन निरक्षपण निकालना चाह रहे हैं, तो ये निरक्ष जो अपना फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा दोनों क्षैतिज घटकों के किसके योग के बराबर। और क्षैतिज घटक क्या है, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ये लो क्षैतिज घटकों का दोनों को क्या कर लिया मैंने, प्लस कर लिया, योग कर लिया। और वो दोनों योग होने पर क्या मिलेगा, E निरक्ष मिलेगा, यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को मिलेगी, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब देखिए यहाँ EA cos थीटा और EB cos थीटा को अपन देखते हैं तो EA और EB तो क्या है, दोनों इक्वल है। कहां से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, EA बराबर EB, यानी कि दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है। चाहो तो आप इनको इस तरीके से परिमाण के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने वैसे भी दिशा में लगाई है, वो परिणाम ही होता है। तो ये परिमाण के रूप में EA और EB क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है दोनों में या तो EB कर दो दोनों जगह, या EB को भी EA से रिप्लेस कर सकता हूं। इसलिए E निरक्ष बराबर क्या बनेगा, E निरक्ष बराबर हो जाएगा अपना EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा। आप चाहो तो यहाँ EB भी कर सकते हैं, नहीं तो EA भी कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, समीकरण 1 और 2 से अपन देख सकते हैं कि दोनों का मान समान है। तो अपना लास्ट रिजल्ट बना E निरक्ष बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। इसका मतलब 2EA cos थीटा। ठीक है, ये अपना निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। अगर अपन इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो EA की वैल्यू समीकरण 1 में मिलेगी अपने को, और cos थीटा की वैल्यू अपन इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। देखिए वो भी निकाल लेता हूं मैं। EA क्या है,
ये बराबर लिख सकते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके पास नोट की हुई है, ये की वैल्यू है। ऐसे कोस थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए कोस थीटा जो है इस डायग्राम से आएगा। देखिए ये अपनी एक तिर्यक रेखा मान सकते हैं, ये भी क्षैतिज अक्ष है और ये क्षैतिज अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी ये क्या है, थीटा है, एकांतर कोण है। और मैं इस त्रिभुज की बात करूं अगर बीओपी की, तो यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो मैं कोस थीटा बराबर लिख सकता हूँ आधार बटेवा कर्ण। आधार क्या होगा ओबी और कर्ण क्या होगा अपना बीपी। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटेवा कर्ण। ये तो अपन जानते हैं आधार और कर्ण का अनुपात होता है कोस थीटा। और आधार की वैल्यू है अपने पास a और जो बीपी है अपने पास कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू अपन ने पहले निकाली है, समीकरण 1 में भी निकाली है, 2 में भी निकाली है। वो क्या आया था, वो आया था अपने पास कर्ण जो आया था, जैसे भी बीपी का स्क्वायर आया था, आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया था। अभी अपने पास केवल कर्ण चाहिए यानी कि बीपी चाहिए, तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस रूप में अपने को लिखना है। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपने कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो ये ई ए और कोस थीटा दोनों की वैल्यू अगर अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं तो अपना रिजल्ट इस तरीके से बनता, देखिए ई निरक्ष बराबर ई निरक्ष वर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई निरक्ष बराबर अपने को मिल रहा है 2 ई ए की वैल्यू क्या रखूं, ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या रखूं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया भाई, ये है बीपी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपन ने जब समीकरण 1 निकाली थी तो मैंने वहां बुधायपुर में लगाकर निकाला। अभी अपने को केवल क्या चाहिए, बीपी चाहिए, तो अपन इधर स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा और वही अपने को चाहिए के के रूप में। ठीक है, तो ये ए और कोस थीटा दोनों की वैल्यू में रखी तो इस तरीके से अपने पास ये मिला। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं लिखने में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि के कांस्टेंट होता है अपना क्यू, और ये जो 2 है उस 2 को a के साथ लेना ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए 2a। तो ये इस तरीके से नजर आएगा। आपको पता चल रहा होगा कि q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आगे अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको p में चेंज कर देंगे, इसलिए लिखते समय 2 को a के साथ लेना है। अपॉन में क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके ऊपर मैंने कोई पावर नहीं लगाई, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1, और ये अंडर रूट आ रहा है मतलब ये हाफ पावर है, तो 1 और हाफ कितना मिलकर हो गया 3/2। तो ये बन जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये अपना E पर E निरक्ष हो गया, यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगली स्टेप में अपन Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, वो भी लिख लो। देखो तो देखिए E निरक्ष बराबर क्या मिलेगा, Q इंटू 2a क्या होता है P, तो ये बन गया अपना KP अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, जो परिमाण के रूप में है, यहाँ दिशा अपन ने हटा दी है। ठीक है, आगे थोड़ा और इसको सोल्व करें तो यहाँ एक कंडीशन ले सकते हैं अपन। वो कंडीशन क्या होगी कि ये जो r दूरी पर P बिंदु अपन ने लिया है, ये P बिंदु अपन बहुत आगे दूरी तक भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो OP की दूरी है A, ये हमेशा निश्चित रहेगी। ये 2a टोटल दूरी भी बहुत कम होती है, लेकिन ये P बिंदु की जो दूरी है वो अपन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ अपने आ रहा है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये अपन को सोचना है कि r दूरी बहुत ज्यादा होती है किसके बनिस्पत, a के बनिस्पत। a हमेशा फिक्स रहता है, बहुत छोटी दूरी है, और r अपनी जो है वो बहुत ज्यादा दूरी तक भी अपन इसको ले सकते हैं, अपने हाथ में है। तो r जो है बहुत बड़ा है a के सापेक्ष, तो ये कंडीशन बनती है यहाँ, यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि r बहुत बहुत बड़ा है किससे, a से। इसका मतलब r के सापेक्ष में a को क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, नगण्य कर सकता हूँ। यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो तो a को
नगण्य किया जा सकता है, नगण्य करने पर, क्योंकि एक छोटी सी राशि आर में जुड़ेगी तो आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन लिए हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो ए को नगण्य करने पर। जब ए को नगण्य कर दिया मतलब ए को छोड़ दिया तो अपना फॉर्मूला बना ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन, यहाँ ए को मैंने 0 कर दिया तो बचेगा कौन, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर पावर क्या है 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, पावर चूंकि मल्टीप्लाई में होती है। तो ये बन गया अपना के पी अपॉन आर की पावर बनी अब क्यू, ये क्यू, ये तीन निरक्ष मिलकर आ गया आपके पास। और यही अपना फाइनल रिजल्ट है, पी पॉइंट पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निरक्ष बराबर केपी अपॉन आर क्यूब के रूप में अपने को मिलेगा। यही अपना लास्ट रिजल्ट है जो बताएगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको देखने से पता चलता है कि P जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, विद्युत द्विध्रुव अपन नहीं बदलते। अपन क्या चेंज करते हैं, R बदलते हैं, यानी कि ये P पॉइंट अपन दूरी पर कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने हाथ में है। यानी कि R जितना ज्यादा अपन ले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कम होती जाती है। यानी विद्युत द्विध्रुव से जितना दूर अपन P पॉइंट लेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा, और P पॉइंट जितना इसके पास लेंगे वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्यादा मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं ये भी आपको समझा दूं कि अपन ने इससे पहले निरक्ष पर बात करी थी, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी इतनी, सॉरी निरक्ष तो ये रखना, अक्ष पर क्या आई थी, अक्ष पर आई थी 2 kp अपॉन आर क्यूब। देखिए इस दोनों रिजल्ट को अपन एक साथ देखे हैं, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये अपन ने कल बात करी थी, और आज अपन ने निरक्ष के बारे में पढ़ा तो kp अपॉन आर क्यूब निकला है। दोनों को एक साथ देखिए क्या निकल रहा है अपने को, इसका मीनिंग इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होता है, आधा होता है, क्योंकि यह 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब निरक्ष से दुगना किस पर होता है, अक्ष पर होता है। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और निरक्ष पर उसकी आधी होती है। ये दोनों रिजल्ट निकालने के बाद अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्ध करो कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती, तो आपको इस तरीके से दोनों डायग्राम कंप्लीट करने पड़ेंगे, मेजर क्वेश्चन बनेगा। वैसे ऐसा कभी आया नहीं है, केवल एक रिजल्ट अपने पास आएगा, या तो निरक्ष वाले पूछेगा या फिर अक्ष वाले पूछेगा। तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं मोटे मोटे तौर पर फिर से रिपीट करता हूँ, विद्युत द्विध्रुव लेना है, निरक्ष पर P पॉइंट लेना है, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो +2 के कारण भी होगी और -2 के कारण भी होगी। +2 के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और -2 के कारण EB इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, वो इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, तो घटकों में बांटना पड़ेगा। क्षैतिज घटक जो है एक ही दिशा में होने से परिणामी रिजल्ट बताएंगे, और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के अपोजिट होने से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों को अपन जोड़कर ये सारा रिजल्ट निकालेंगे। फिर cos थीटा की वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगा, फर्स्ट समीकरण से आ जाएगा, और फिर सोल्व करना है, ये निरक्ष पर मिलेगा kp अपॉन आर क्यूब। तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अपनी इस क्लास में। ये जो अपन ने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप स्कूल के ये नंबर लिखे हुए हैं, सर के नंबर इस पर बताएंगे, तो मैं आपको और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको कंप्लीट कर लूंगा। ये जो अपना चैनल है स्कूल का चैनल, इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।